हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो पहले तो ये जो फैक्टर्स हैं इस पर हम बहस कर लेते हैं। जैसे कि नंबर 1 पहला फैक्टर जो है ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरा फैक्टर जो है ये है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स और तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स और फोर्थ फैक्टर जो है ये है प्रेशर। फिफ्थ वन इज द टेम्परेचर। सिक्स्थ वन इज द रेडिएशंस और द लास्ट वन इज द कैटलिस्ट। लास्ट जो है वो कौन सा है? कैटलिस्ट। तो ये हैं 7 फैक्टर जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। चलते हैं शुरू। सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 1 एंड दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से रिलेटेड एक पॉइंट आपकी पहले से क्लियर है। आपको याद होगा कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था द लॉ ऑफ मास सेक्शन। लॉ ऑफ मास सेक्शन में ये कहा गया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब एक्टिव मासेस जो होते हैं वो असल में कंसंट्रेशन ही होती है। आई बात समझ में? तो अगर फर्ज करो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, सपोज करें कि A मोल ऑफ A रिएक्ट विद द B मोल ऑफ B एंड दे आर फॉर्मिंग द C मोल ऑफ C, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज dx अपॉन dt नाउ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। तो आई होप सो कि ये बात अब क्लियर होगी कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? वो बढ़ेगा। अलग से हम एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम कंसंट्रेशन को कितना बढ़ाएंगे तो रेट कितना बढ़ेगा। ये बात होते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के बढ़ाने से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के वो यूनिट वॉल्यूम में बढ़ेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए नंबर ऑफ मोल गिवन वॉल्यूम में बढ़ने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स जब बढ़ेंगे तो फिर आप जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन होगी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ने से ही तो आप जानते हैं कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, और ओल्ड बॉन्ड जितना जल्दी ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड जितना जल्दी बनेंगे, उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, रिएक्शन कम टाइम में कंप्लीट होगा। तो आई होप सो ये बात अब क्लियर होगी कि कंसंट्रेशन जो होती है वो और रेट ऑफ रिएक्शन आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसकी सीक्वेंस मैं लिख देता हूं। अगर फर्ज करो कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो फिर क्या होगा? कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन वॉल्यूम ये भी आप जानते हैं कि ये भी क्या होंगे? ये भी इंक्रीज होंगे। नतीजे में अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ये भी क्या होगी? ये भी इंक्रीज होगी। जब ये इंक्रीज होगी तो फिर अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि रेट जो होगा रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन ये भी आप जानते हैं कि ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि कंसंट्रेशन से बढ़ने से नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम में बढ़ेंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ेगी और नतीजे में रिएक्शन का जो रेट होगा वो भी बढ़ेगा। नंबर 2 सेकेंड फैक्टर जो मैं डिसाइड करने जा रहा हूं या डिस्कस करने जा रहे हैं नाउ दिस इज कॉल्ड द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स से रिलेटेड हम रिएक्टेंट्स को ऐसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो कि रिएक्टेंट्स विथ लो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एंड द रिएक्टेंट्स विथ हाई एक्टिवेशन एनर्जी। एक वो रिएक्टेंट जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी लो है और दूसरे वो रिएक्टेंट जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है।
याद रखो कि वो रिएक्टेंट जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, ऐसे रिएक्टेंट जो होते हैं उनका रेट जो होगा रिएक्टिविटी का, ठीक है, वो क्या होगा, रेट विल बी हाई। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उनका, हाई होगा, फास्ट होगा। इसी तरह से वो रिएक्टेंट जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, ऐसे रिएक्शन जो होंगे उनके में क्या होगा कि रेट विल बी स्लो, ठीक है, यहाँ फास्ट होगा, यहाँ क्या होगा, स्लो होगा। आप हाई की जगह पे एक और वर्ड भी लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, फास्ट। तो आई होप सो कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट से रिलेटेड जो बात है वो है एक्टिवेशन एनर्जी की। अब इस बात को समझने के लिए अब 2-3 में एग्जांपल अगर आपको दूं, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम सोडियम को पानी से रिएक्ट करवाएं तो फिर आप जानते हैं कि सोडियम पानी के साथ विगरसली रिएक्ट करता है, रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। लेकिन अगर हम आयरन को पानी के साथ रिएक्ट करवाएं तो रिएक्शन स्लो होता है। इसका इनडायरेक्ट मतलब यह है कि सोडियम के केस में एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, आयरन के केस में एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। तो इस तरह से जो रिएक्शन नॉर्मली फास्ट हो रहे हैं उन रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, और वो रिएक्शन जो कि नॉर्मली स्लो होते हैं उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट्स की वो हाई होती है। तीसरा फैक्टर जो हम डिसाइड करने जा रहे हैं, नाउ दिस इज कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, ध्यान से सुनोगे। एक बात याद रखो कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उतना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मॉलिक्यूल के होंगे वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ेंगे और इस तरह से कोलिजन बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम जिंक मेटल को HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो इस तरह से हमें मिलेगा एक जिंक क्लोराइड और प्लस में हमें मिलेगी कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो मिलती है इसके मिलने की स्पीड फास्ट होगी तब जब जिंक मेटल जो यूज़ किया जा रहा है वो पाउडर फॉर्म में होगा। लेकिन अगर आपने चंक्स ऑफ जिंक यूज़ किए, टुकड़ों की सूरत में, बड़े बड़े पीसेस की सूरत में अगर जिंक मेटल है तो वो HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट तो करेगा, हाइड्रोजन गैस भी बनेगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो बनेगी उसके बनने की जो स्पीड होगी वो स्लो होगी, क्योंकि लोअर द सरफेस एरिया लोअर द रेट, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर द रेट। तभी हमने लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो है ये गैसियस रिएक्टेंट में कारगर नहीं है, यानी अगर दोनों रिएक्टिंग मॉलिक्यूल अगर गैसियस स्टेट में है तो सरफेस एरिया का कोई रोल नहीं होगा। गैसियस स्टेट के अलावा अगर रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट फेजेस में हैं, एक लिक्विड है एक गैस है, या फिर एक लिक्विड है एक सॉलिड है, या एक सॉलिड है एक गैस है, तो फिर यहाँ पर सरफेस एरिया जो है अपना रोल प्ले कर सकता है। तो सरफेस एरिया की बात सिर्फ तब की जाएगी जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल डिफरेंट फेजेस में होंगे, डिफरेंट स्टेट्स में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर जो हम डिसाइड करने जा रहे हैं, नाउ दिस इज कॉल्ड प्रेशर। व्हाट दैट वी कॉल प्रेशर। पहला जुमला मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ वो ये है कि प्रेशर ओनली affects the rate of reactions involving gaseous reactant। अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर उस रिएक्शन में कोई भी एक भी रिएक्टेंट अगर गैसियस स्टेट में है तो ऐसी सूरत में रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। अगर सारे ही रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में हैं तो प्रेशर का तो रोल तो वैसे भी होगा, लेकिन अगर एक भी रिएक्टेंट अगर गैसियस स्टेट में है, बाकी भले किसी भी स्टेट में हो, तो फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर पे रोल प्ले करेगा। ठीक है, वो कैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो फिर आप जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा गैस का। वॉल्यूम कम होगा तो फिर आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या होगी, वो बढ़ेगी। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ेगी तो फिर ऐसी सूरत में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट।
तो ये बात क्लियर हो जाए कि प्रेशर ओनली अफेक्ट दोज रिएक्शन इन विच एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज इन द गैसियस स्टेट, और ऐसी सूरत में हायर द प्रेशर हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, पांचवा फैक्टर जो है, नाउ दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर से रिलेटेड एक पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं, वो ये कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ये बात तो तय है। क्यों का जवाब ये है कि जब आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फिर आप जानते हैं कि उनकी कोलिजन जो होगी वो भी बढ़ेगी। कोलिजन बढ़ेगी तो फिर हम फाइनली कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो कि dx अपॉन dt है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। क्योंकि जितना मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतना उनके आपस में कोलाइड होने का जो चांस है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो बढ़ेगा। फैक्टर पे डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर से एसोसिएटेड एक और बात भी हम डिस्कस कर सकते हैं, वो ये है, और इसको हम कहते हैं थंब रेट रूल। व्हाट वी कॉल दिस वन? थंब रेट रूल। थंब रेट रूल क्या कहता है? थंब रेट रूल कहता है कि every rise of temperature by 10 degrees Celsius or 10 Kelvin, rate of reactions becomes double. Rate of reaction becomes double. ठीक है, इसका मतलब है कि हम हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर उस रिएक्शन का 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो वो रिएक्शन पहले जो भी रेट रखता था अब उसका रेट डबल हो जाएगा। यानी हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट डबल होता है। दिस स्टेटमेंट इज सिंपली कॉल्ड थंब रेट रूल। ठीक है, अब इस बात को यूं समझ लेते हैं कि फर्ज करो कि एक तरफ मैं लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन और एक तरफ मैं लिखता हूं टेम्परेचर, तो जरा देखें कैसे। एक फर्जी बात पे हम कोशिश करेंगे समझने की कि किस तरह से मामला चलता है। फर्ज करो कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है जो कि हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस पे, चलो 0 डिग्री सेल्सियस पे। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पे हुआ तो उस सूरत में उसका रेट था 2। रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? 2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड सपोज कर लेते हैं। अगर मैं टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के अगर 10 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है? 10 डिग्री। तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे पहले जो भी रेट था अब उसका डबल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि पहले कितना रेट था? 4 बल्कि 2, अब क्या हो जाएगा? 4, डबल हो गया। टेम्परेचर 10 डिग्री चेंज हुआ, रेट पहले जो था उसका डबल हो गया। अब अगर हम टेम्परेचर को 10 से 20 कर दें तो अब जो 10 पे जो रेट था अब उसका डबल होगा। नाउ दिस विल बी 8। अगर मैं टेम्परेचर को 30 कर दूं, यानी अब भी 10 डिग्री चेंज किया, तो रेट जो होगा वो 8 के बजाय क्या हो जाएगा? 16। और ये सिलसिला फिर इस तरह से आगे चलता जाएगा। टेम्परेचर जैसे जैसे 10 डिग्री बढ़ाते जाएंगे तो प्रीवियस रेट जो भी होगा उसमें जो इंक्रीमेंट आएगी वो उसके डबल आती जाएगी। तो ये है सारी सिचुएशन। इस चेंज को कि 10 डिग्री पे रेट डबल होता है, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं थंब रेट रूल। अब सवाल यह है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट डबल क्यों होता है? इसके पीछे केमिस्ट्री ये है कि जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास इनफ एनर्जी लोअर टेम्परेचर पे जो थी वो बाद में चेंज हो जाती है और बढ़ जाती है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं क्या? वो थंब रेट रूल। मिसाल के तौर पर अगर रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पे जब हो रहा था तो एवरेज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल जो कि रिएक्ट करने के एबल थे, उनके पास इनफ एनर्जी थी, वो 2 थे। पर जब मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाई तो एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं, पहले 2 कर रहे थे, अब 4 मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं। तो जब इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगी तो फिर आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? वो बढ़ेगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी कि हाउ इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब आते हैं टेम्परेचर के बाद एक और चीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। नाउ दैट इज नंबर 6 and it is called radiations। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे हाउ रेडिएशन वर्क्स ओवर हियर। रेडिएशन से रिलेटेड एक पॉइंट है कि रेट ऑफ
photochemical reactions, rate of photochemical reactions is directly proportional to the intensity of light. Intensity of light. जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे कि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, वो भी फोटोलाइसिस होता है। इवन अगर आप देखें इंटर क्लास का चैप्टर 7 का एग्जांपल लें, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ये भी फोटोकेमिकल है। तो जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो रिएक्शन होते हैं बाय द फोटोन। उनको जो एनर्जी है वो फोटोन से मिलती है, और फोटोन तो आप जानते हैं लाइट की सूरत में ही होंगे। तो ऐसी सूरत में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट अगर ज़्यादा शार्प है, शिद्दत में है, ब्राइट सनलाइट है, ज़्यादा लाइट है, तो ऐसी सूरत में रिएक्शन स्पीड अप में होगा। जैसे फोटोसिंथेसिस की बात करें, अगर एक प्लांट है जो शेडो में पड़ा है तो उसका फोटोसिंथेसिस स्लोअर होगा, लेकिन अगर सेम प्लांट को अगर हम ब्राइट सनलाइट में रखें तो उसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो होगा वो ज़्यादा स्पीड अप होगा। तो इन दिस वे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आई होप सो कि ये सारी बात आपको समझ आई होगी कि हाउ रेडिएशन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब चलते हैं इसके बाद एक और टॉपिक की तरफ। नाउ दिस इज कॉल्ड कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट में हम बहुत सारी बातें करेंगे, तो दैट्स इट। अब चलते हैं कैटलिस्ट की तरफ। सो चलो चलते हैं अब कैटलिस्ट की तरफ। कैटलिस्ट क्या है, हाउ कैटलिस्ट इज अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जरा देखें, सबसे पहली बात तो ये कि कैटलिस्ट जो होते हैं, कैटलिस्ट alters the rate of reaction, alters the rate of reaction। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं। अल्टर करते हैं मतलब चेंज करते हैं। चेंज करते हैं मतलब दो बातें हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसी बुनियाद पे हमारे पास बुनियादी तौर पे दुनिया में जितने भी कैटलिस्ट हैं उनको दो कैटेगरीज में ही डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ए, वो है पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब जो पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं इनको हम एक और नाम से भी पुकारते हैं और इनको हम कहते हैं एक्टिवेटर। क्या कहते हैं इनको हम? एक्टिवेटर्स। ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? इंक्रीज द रेट एंड डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम क्या है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। नंबर एक, पहले तो ये बेसिक हो जाए। नंबर बी, एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। व्हाट? नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट जो हैं इनको हम कहते हैं इनहेबिटर। इनको हम क्या बोलते हैं? इनहेबिटर्स। इनहेबिटर्स जो होते हैं या नेगेटिव कैटलिस्ट, ये क्या करते हैं? ये करते हैं डिक्रीज द रेट, ठीक है, हिंडर्स द इफेक्टिव कोलिजन, हिंडर्स द इफेक्टिव कोलिजन। ये बात याद रखें कि नेगेटिव कैटलिस्ट जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज नहीं करते कि वो रेट को जो है वो स्लो करते हैं। ये सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन जो होती है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की, उसको हिंडर करते हैं, मतलब उसमें रुकावट डालते हैं। जब इफेक्टिव कोलिजन में रुकावट आएगी तो फिर मॉलिक्यूल जो होंगे वो इफेक्टिवली या रैपिडली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। अब इस दोनों बातों को समझने के लिए कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है, तो चलो इसको एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्ज करें कि हमारे पास एक ग्राफ बना लेते हैं जिसमें एनर्जी चेन को डिस्क्राइब करेंगे। कि यहां पर हम लिख लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहां पर हम ले लेते हैं एनर्जी, कि जो एनर्जी चेंज आती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन उसको डिस्कस करेंगे, और एनर्जी को हमने लिया है वाई एक्सिस पे। कोई भी एक रिएक्शन फर्ज कर लेते हैं। अगर फर्ज करो कि मैं कहता हूं कि एक रिएक्शन है जिसमें ए कन्वर्ट होता है किसमें? बी में। तो चलो देखते हैं कि जब ए बी में कन्वर्ट होता है तो किस तरह से एनर्जी चेंज आती है, किस तरह से रिएक्शन होता है, विदाउट कैटलिस्ट कैसे होता है,
विद कैटलिस्ट कैसे होता है, तो ये सारी डिस्कशन हम यहाँ ग्राफ के थ्रू करेंगे। तो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट कर लेते हैं कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो ए है, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो ये है। दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए, जिसको हम सपोज ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पर ए जो ए है उसकी इंटरनल एनर्जी इतनी नहीं है कि ए खुद ब खुद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। इस वजह से ए को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए फ्रॉम द सराउंडिंग, जो हम हीट की सूरत में रिएक्शन को प्रोवाइड करते हैं। तो नतीजे में क्या होगा कि ए जो रिएक्टेंट है उसकी इंटरनल एनर्जी में जब हीट एनर्जी ऐड होगी तो ए की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा। जब ए की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा तो इस तरह से ए जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा, एक सर्टेन लेवल तक ले जाएगा। ये वो जगह है जहां पर ए की इंटरनल एनर्जी इतनी बढ़ गई है कि अब ए जो है उसके पुराने बांड टूटने लगे हैं, नए बांड बनने लगे हैं। पर हम ये भी तो जानते हैं कि पुराने बांड को तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए, नए बांड बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो डिफरेंट होती है। अगर चाहिए ज़्यादा और बांड बनने के दौरान एनर्जी रिलीज अगर कम हुई तो फिर ऐसी सूरत में रिएक्शन हो जाएगा एंडोथर्मिक। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट जो है वो यहीं कहीं बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट की और इंटरनल एनर्जी अपना कम है रिएक्टेंट की और ज़्यादा है किसकी, प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की ज़्यादा है, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ है। लेकिन अगर फर्ज करें कि अगर इंटरनल एनर्जी जो है प्रोडक्ट की अगर वो यहाँ तक आ गई तो फिर हम क्या कहेंगे कि रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी कम है, यानी ओवरऑल जो रिएक्शन था वो एक्सोथर्मिक था। पर इस ए को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस बैरियर को क्रॉस करना होता है, उसको पहले अपनी एनर्जी इतनी बढ़ानी होती है ताकि रिएक्शन स्टार्ट तो हो। जब इसकी इंटरनल एनर्जी एक सर्टेन लेवल तक पहुंचती है, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जब तक ए के पास होगी तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आई होप कि थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको समझ आई होगी। सो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी? वो कम से कम एनर्जी जो कि रिएक्टेंट की होगी तो रिएक्शन होगा, क्योंकि रिएक्शन की इंटरनल एनर्जी जो थी वो इनफ नहीं थी कि रिएक्शन स्टार्ट हो। तो इस वजह से रिएक्टेंट को एनर्जी बढ़ानी पड़ी, थ्रेशोल्ड तक लानी पड़ी ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो। कम से कम थ्रेशोल्ड चाहिए, ज्यादा है चलेगा, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आप देखें कि इंटरनल एनर्जी जो थी वो इस लेवल तक थी। इंटरनल एनर्जी अगर इस लेवल तक थी तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो ये है। ये जो मैंने लाइन बनाई है ये वो डिफरेंस है जो इंटरनल एनर्जी में ऐड होने वाली एनर्जी है। इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है बाय द रिएक्टेंट ताकि थ्रेशोल्ड अचीव हो, रिएक्शन स्टार्ट हो। यूं समझें कि आपके पास 70 रुपये पड़े हैं, आपको कोई चीज़ खरीद करनी है, उसकी कीमत 100 रुपये है। अब बताओ कि आपको और कितने चाहिए, 30 रुपये। तो 30 जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है कि आपको 30 मिलेंगे तो ही आप वो चीज़ खरीद कर पाएंगे। यहाँ पर भी रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी तो थ्रेशोल्ड अचीव होगी, और थ्रेशोल्ड अचीव होगी तो फिर रिएक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये सारा मामला आपके सामने, मैंने यहाँ पर कोई कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो ग्राफ बना है इसको हम कह सकते हैं कि रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। इसको हम क्या कह सकते हैं, रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। इसमें कोई कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक, अब चलते हैं कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जब हम डालते हैं तो क्या होता है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक और रास्ता देता है। अब देखें कि ये वो पॉइंट है जहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जिसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं TE। अब आप देखें कि ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, अब आप देखें कि पहले एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड थी, अब बताओ कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है। अब आप देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड एनर्जी अब थोड़ी सी कम है। तो जो कैटलिस्ट होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, वो क्या करता है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो करता है, लेकिन रिएक्टेंट को एक और रास्ता देता है, जिस रास्ते की जो लेंथ है वो कम होती है। इस वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। इनडायरेक्टली आई नीड टू से, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ या मैं कहना चाहता हूँ ये कि
रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का एक नया रूट मिलता है, एक नया ऑप्शन मिलता है, एक नया जो है वे मिलता है। ठीक है, वेल तो हम ये जो लाइन आपके सामने आई है, ये जो ग्राफ बना है, इसको हम कहते हैं रिएक्शन विथ पॉजिटिव कैटलिस्ट, रिएक्शन विथ पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब नेगेटिव कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा कि जो पहले एक्टिवेशन एनर्जी थी उसको बढ़ा के और बढ़ा देगा। नहीं, मैं आपको पहले कह चुका हूं कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम तो कर सकते हैं पर एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा नहीं सकते। एक्टिवेशन एनर्जी जो है या तो वही रहेगी या कम होगी, बढ़ेगी कभी नहीं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाएं मार्केट में, तो बताओ कि आप जब बार्गेनिंग करते हैं चीज़ के लिए, खरीदने के लिए, तो बार्गेनिंग में आप रेट को कम करते हैं या रेट को बढ़ाते हैं? डेफिनेटली कम करते हैं। दुकानदार मान गया तो आपको कम में मिल जाएगी, अगर दुकानदार नहीं माना तो आपका रेट वही रहेगा जो दुकानदार ने तय किया है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई 100 रुपये की चीज़ है तो नहीं मुझे 110 में चाहिए, तो दैट्स नॉट अ वे। तो नेगेटिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाते नहीं हैं, वो सिर्फ कोलिजन को प्रिवेंट करते हैं, कोलिजन में हिंड्रेंस डालते हैं और इस तरह से इफेक्टिव कोलिजन कम होती है, रेट स्लो हो जाता है। तो आई होप सो कि कैटलिस्ट किस तरह से काम करते हैं ये बात क्लियर होगी। कैटलिस्ट में हम दो बातें और कर सकते हैं, जैसे कि एक जो वर्ड है यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं नंबर सी। नाउ दिस इज कॉल्ड बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट जो होते हैं, ठीक है, इनके लिए हम कह सकते हैं कि दे स्पीड अप the rate of biochemical reactions. They speed up the rate of biochemical reactions। और आप सबको पता भी होगा, मेडिकल के स्टूडेंट हैं आप, ठीक है, एंड बायो कैटलिस्ट जो होते हैं दीज आर नथिंग बट द एंजाइम्स। और आपको यह भी पता होगा कि एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, जिनका जो कि एज ए कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं, जिनको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। एंजाइम में भी दो ही टाइप हैं, एक होते हैं एक्टिवेटर, एक होते हैं इनहिबिटर। फिर उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि कोफैक्टर, कोएंजाइम, ये टर्म आप बायोलॉजी में यूज करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मिसाल के तौर पर जैसे ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है अगर इसको इथाइल अल्कोहल दैट इज C2H5NOH और इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट करना है, तो इस केस के लिए जो एंजाइम होता है जो कि यीस्ट से आता है, जिसको हम कहते हैं जाइमेस। तो इस तरह से बहुत सारे एंजाइम हैं, जैसे कि आपका पेप्सिन है, पेप्सिनोजन फॉर्म में, ये आप जानते हैं एक्टिव कौन है, इनएक्टिव कौन है, जो प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। तो बायो कैटलिस्ट क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं, किसी को स्पीड अप करते हैं, किसी को स्लो करते हैं, डिपेंड करता है नेचर ऑफ एंजाइम पे कि वो एक्टिवेटर है या वो क्या है, इनहिबिटर है। एक और वर्ड भी हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में, नंबर सी, वो है ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट जो होते हैं उसकी डेफिनेशन यूं लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन if acts as catalyst, तो फिर इसको हम कहेंगे ऑटो कैटलिस्ट। अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट खुद अगर कैटलिस्ट का काम करे तो हमने कोई चीज रिएक्शन में ऐड नहीं की होती, रिएक्शन का रेट खुद ब खुद जो होता है वो क्या हो जाता है, वो स्पीड अप हो जाता है। जिन रिएक्शन में ऑटो कैटलिस्ट की वर्किंग आती है या जिस रिएक्शन में ऑटो कैटलिस्ट प्रोड्यूस होता है एज ए प्रोडक्ट, उसके लिए हम एक बात और भी कर सकते हैं, वो ये कि इन रिएक्शन में रेट इज स्लो इन द स्टार्ट, मतलब उन रिएक्शन का रेट जो होता है वो शुरू में स्लो होता है, बट रेट बिकम्स फास्ट लेटर ऑन। लेकिन बाद में क्या होता है कि रेट क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि शुरू में प्रोडक्ट या तो बना नहीं होता या तो कम बना होता है, और वक्त के साथ जैसे जैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बढ़ती जाती है इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, वो फास्ट हो जाता है। तो इस तरह के कैटलिस्ट जिसमें प्रोडक्ट किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ाने लगे, तो ऐसी सूरत में हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऑटो कैटलिस्ट।
So that's the way, and these are the few factors which are affecting the rate of reaction. एक आखिरी पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पर, मैथमेटिकली एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसको हम कैसे लिखते हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे। याद रखें कि एक्टिवेशन एनर्जी जिसको EA से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी, माइनस इंटरनल एनर्जी। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के दौरान जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है, उसमें से इंटरनल एनर्जी को माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।